मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है जिन्होंने सामान्य हिंदी रखी है। उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु है कार्यालयी हिंदी। तो कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली हिंदी, कार्यालयी हिंदी के बारे में हम आज बात करेंगे। कार्यालयों के दैनिक कामकाज में प्रयुक्त होने के कारण इसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे प्रशासनिक हिंदी भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रशासन के कार्यों में भी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। आज़ादी के बाद सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए एक ऐसी संपर्क भाषा की ज़रूरत थी, एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जिसे बोलने, लिखने और समझने वाले अधिक से अधिक जनसमुदाय के लोग हों। आज़ादी के पहले अंग्रेजी राजभाषा थी, इसके पहले मुग़ल काल में फ़ारसी राजभाषा थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाधीन भारत में सरकारी कामकाज के लिए देश की अपनी भाषा होनी चाहिए। उसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया। बाद में हिंदी भाषी राज्यों में यह राज्य सरकार की राजभाषा बनी। तब से प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत हुई। कार्यालयी भाषा के नए दायित्वों के निर्वहन के लिए कार्य के अनुरूप शब्दावली और भाषाई मुहावरे का विकास हिंदी में होने पर कार्यालयी हिंदी की प्रयुक्ति विकसित हुई। इस प्रयुक्ति के विकास में पिछली राजभाषाओं ने प्रभावकारी भूमिका अदा की। इसका कारण यह था कि आज़ादी के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज की वही पद्धति अपनाई गई जो अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही थी। पुरानी पद्धति को हिंदी भाषा के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली के अनुवाद की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रशासनिक शब्दावली के अनुवाद की व्यवस्था हो गई। इस तरह प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालयी व्यवस्था के तहत हिंदी भाषा ने अपना रूप निर्धारित किया। अब हम कार्यालयी हिंदी के संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर बात करेंगे। इस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। चूँकि प्रशासन का कार्य आम जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनमें एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो प्रयुक्ति एवं बोधगम्यता की दृष्टि से, बोधगम्यता का मतलब जिसे हम अच्छे से समझ सकें, जान सकें, उस लिहाज से, उस दृष्टि से सरल, स्पष्ट और सुबोध हो, जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए कोई आवेदन फॉर्म या आवेदन पत्र जो आम जनता के लिए निर्धारित है, उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए ताकि फॉर्म भरने वाले को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह किसी भी प्रकार के कार्यालय में इस्तेमाल की जाने वाली या दी जाने वाली सूचना या आदेश की भाषा भी सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे पढ़ने या सुनने वाले को उसके अर्थ संप्रेषण में कोई कठिनाई या दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि कार्यालयी भाषा औपचारिक होती है। इसमें अनौपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता। इसमें उच्चतर अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच किसी मसले पर विचार विनिमय और आदेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया के निर्वाह में कार्यालय का कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के पास मसौदा तैयार कर उसका प्रारूप पेश करता है। उच्च अधिकारी क्रमशः अपना मंतव्य देकर उस संचिका को अपने से भी ऊंचे अधिकारी, उच्चतर अधिकारी के पास भेजता है। अंत में संस्था का प्रधान उस मसौदे में व्यक्त टिप्पणियों के आधार पर अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देता है। पुनः संचिका निम्नानुक्रम से विभाग में वापस लौटती है
और आदेश के आलोक में, मतलब जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है। इस प्रक्रिया में औपचारिकता का पूरा ख्याल रखा जाता है, पूर्णतः निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का भी सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कार्यालयों में यह कोशिश की जाती है कि सरल और सहज रूप से हिंदी को प्रस्तुत किया जाए। तो ये थी कार्यालयी हिंदी और उसका स्वरूप। धन्यवाद।